नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इस समय हाल ही में हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बहुत बड़ी ठोस निर्देश केंद्र सरकार को दे दिया है। और ये ठोस निर्देश है साथियों यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता से जुड़ा हुआ। और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को साफ लहजे में साफ निर्देश देते हुए ये कह दिया कि जल्द से जल्द हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता लागू करें। और आप लोग जानते ही हैं ये भाजपा सरकार जो सत्ता में जो सरकार है, ये सरकार का चुनावी एजेंडा भी यही रहता है। जब भी लोकसभा चुनाव होती है तो ये सरकार कहता है कि हमारी सरकार आएगी, भाजपा की सरकार आएगी तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे, समान नागरिक संहिता लागू करेंगे, एक जैसा कानून लाएंगे। चुनावी मुद्दा भी भाजपा का यही रहता है। अब सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज को ठोस आदेश दे दिया है केंद्र सरकार को कि अब आप लागू करिए यूनिफॉर्म सिविल कोड। तत्काल ही हमारे देश में जरूरी है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब सुप्रीम कोर्ट ठोस निर्देश केंद्र सरकार को दिया है। अब जब ये ठोस निर्देश दिया है तो इसके मतलब अब हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगी। और जब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगी तो बहुत सारे लोगों को एक डर बना हुआ है। तो कुछ लोगों का मानना है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद किसी को फायदा मिलेगी, किसी को नुकसान होगी। ये सारी चीजें लोगों को डर बना हुआ है। और जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं उन लोगों को इतना तक भी डर बना हुआ है कि भैया अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू हो जाएंगे तो SC ST एक्ट खत्म हो जाएगा। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए प्रोटेक्शन के लिए जो कानून बना हुआ है वो सारी चीजें खत्म हो जाएगी। और जो माइनॉरिटी वर्ग के जो लोग हैं उनको भी ये डर बना हुआ है, उसको भी ये सस्पेंस है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा तो फिर संविधान का अनुच्छेद 29 और 30 के तहत जो अलग से प्रोटेक्शन का अधिकार जो माइनॉरिटी लोगों को दिया गया वो सारी चीजें खत्म हो जाएगी। तो जो सभी नागरिकों को, कुछ लोगों को जो ये डाउट, जो ये सस्पेंस, जो ये डर बना हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, ये सारा डर आज के इस वीडियो में आप लोग को मैं खत्म करने वाला हूं। आप लोग को डरने और घबराने और किसी प्रकार से सस्पेंस में रहने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद आपका कोई अधिकार नहीं छीने जाएंगे। आपका जो विशेष जो कानून है वो कानून नहीं छीने जाएंगे जो आप लोग ये डर रहे हैं। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या कुछ होने जा रही है, क्या कुछ होगा, और एक समान कानून अगर ये बात किए जा रहे हैं तो किस मामले में किए जा रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। अगर समान कानून लागू होगा तो फिर किस मामले में होगा, क्या क्रिमिनल मामले में या सिविल मामले में से? तो ये सारे चीजें मैं आपको समझाऊंगा। बस इस वीडियो को धैर्य पूर्वक शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब वीडियो करूं आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। तो आज हम बात करेंगे साथियों UCC पर। इस पर UCC पर UCC को हम कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये हम कहते हैं UCC को, जिसको हम हिंदी में कहते हैं समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता ये हम कहते हैं हिंदी में, ठीक है, समान नागरिक संहिता। क्या UCC के बारे में हमारे महापुरुषों ने कभी ये मुद्दा उठाए थे? क्या हमारे महापुरुष चाहते थे कि भैया हमारे देश में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो? तो मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि जो संविधान निर्माता जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब खुद चाहते थे, BR अम्बेडकर जी खुद चाहते थे कि भैया हमारे देश में समान नागरिक संहिता लागू हो। हमारे देश में एक ऐसा कानून लागू हो जो कि सभी लोगों के लिए एक समान हो। ये अम्बेडकर जी खुद चाहते थे, लेकिन उस समय काफी इस चीजों का विरोध हुआ और जिसके एवज में बाबा साहब अम्बेडकर जी यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान संविधान में नहीं कर सका। लेकिन अम्बेडकर जी ने भारत का जो संविधान है, उस संविधान का जो भाग अगर आप देखेंगे, संविधान का जो भाग है 4, संविधान का भाग 4 का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद आर्टिकल जो 44 है, इसमें अम्बेडकर जी ये प्रावधान कर दिया
कि अगर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो फिर जो है भारत में समान नागरिक संहिता भविष्य में लागू कर सकता है। यह अधिकार अम्बेडकर जी ने दे दिया। संविधान का भाग नंबर 4 में जो हम डीपीएसपी पढ़ते हैं, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग नंबर 4, उसी में जो अनुच्छेद आप देखेंगे 44, तो यहाँ पर जो है बात किया गया है समान नागरिक संहिता का। तो अम्बेडकर जी भी इस चीज को चाहते थे भैया कि हमारे देश में समान नागरिक संहिता लागू हो। तो जिन लोगों को कुछ अगर सस्पेंस है तो उन लोगों को ये सस्पेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अम्बेडकर जी खुद भी जो है चाहते थे कि भैया इस देश में समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिए। ठीक है, तो यहां तक समझ गए। अब हम बात आगे चलते हैं, है ना, बात आगे करते हैं। अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू हो जाता है तो किन लोगों को फायदा होगी, किन लोगों को फायदा होगी, किन लोगों को फायदा होगी कि फायदा होगी, और किन लोगों को जो है नुकसान होगी, किन लोगों को फायदा होगी और किन लोगों को जो है नुकसान होगी, इस पर साथियों हम जो है बात करेंगे। क्या किसी को इसमें फायदा होगा, क्या किसी को इसमें नुकसान होगा अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है तो मैं आपको बता दूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद किसी भी लोगों को कोई जो है नुकसान होने वाला नहीं है, जहां तक फायदा ही होने वाला है। देखो, हर चीज को हम जो क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, हर चीजों को हम आलोचना नहीं कर सकते। हम सिर्फ इस इरादे से, इस इंटेंशन से जो है हम किसी भी चीजों को जो है विरोध नहीं करेंगे कि ये भाजपा कानून ला रही, तो हम भाजपा कानून ला रही है इसलिए हम जो है विरोध नहीं करेंगे। अगर ये कानून सही है तो हम इसका समर्थन करेंगे, इसको हम सपोर्ट करेंगे भाई। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान किसी भी व्यक्ति को नहीं है, फायदा ही है। देखिए, हमारे देश में अगर देखा जाए तो लॉ जो है, जो कानून है, वो कानून दो टाइप में है। हमारे देश में कानून जो है दो टाइप में, एक है भैया क्रिमिनल लॉ और एक है सिविल लॉ। तो अगर देखा जाए भारत में कानून तो एक है क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, और एक दूसरा है जो है सिविल लॉ है, दूसरा कानून है सिविल लॉ, सिविल लॉ। ठीक है, इस देश में नागरिकों से जुड़ा हुआ जो कानून है वो दो है। क्या है? एक क्रिमिनल लॉ है और एक है सिविल लॉ। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए, भारत में जो है क्रिमिनल मामले में, अगर क्रिमिनल मामले में अगर देखा जाए तो हमारे देश में जो कानून है सभी नागरिकों के लिए एक समान है। अगर क्रिमिनल मामले में देखा जाए, दंडात्मक कानून जो होते हैं, जिसको हम जो है फौजदारी कानून भी कहते हैं, तो फौजदारी मामले में अगर देखा जाए तो हमारे देश में कानून क्या है? समान है, एक समान जो है हमारे देश में कानून है अगर क्रिमिनल मामले में देखा जाए तो। जैसे बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, जिसको पहले हम इंडियन पिनल कोड कहते थे, तो ये जो कानून थी क्रिमिनल मामले में, ये सभी लोगों के ऊपर समान लागू होता था, समान धारा लागू होता था, समान सजा लागू होता था सभी लोगों के ऊपर। जैसे अगर कोई व्यक्ति अगर मर्डर किया है तो वो मर्डर करने वाला व्यक्ति किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उन सभी लोगों के ऊपर जो है वही कानून लागू होता था, वही धारा लागू होता था और समान सजा की प्रावधान था। तो अगर क्रिमिनल मामले में अगर देखा जाए तो क्रिमिनल मामले में जो है जो कानून है हमारे देश में वो सदियों से एक समान ही रहा है। चाहे इंडियन पिनल कोड देख लीजिए, चाहे भारतीय न्याय संहिता देख लीजिए, तो यहां पर जो है किसी प्रकार के यहां पर भेदभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि यहां पर जो है आपको सभी जाति, सभी धर्म, सभी जाति, सभी जो है धर्म के लोगों के लिए जो है एक समान जो है कानून आपको क्रिमिनल मामले में देखने को मिलेगा। जहां आपको संहिता की बात आ जाए, जहां आपको कोड की बात आ जाए, तो आपको समझ लेना चाहिए कि वो जो कानून होगा वो सभी नागरिकों, सभी जातियों के लिए एक समान होगा। जैसे इंडियन पिनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता था, जिसको हम हिंदी में कहते थे, अब अभी आ गया भारतीय न्याय संहिता। संहिता जहां आ गया तो आपको यह समझना होगा कि किसी भी जाति, किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति हो, उन सभी लोगों के ऊपर जो है एक जैसा कानून लागू होता है अगर संहिता की बात करें तो हमारे देश में अगर देखा जाए क्रिमिनल मामले में, तो हमारे देश में क्रिमिनल मामले में अगर देखा जाए तो समान, सभी लोगों के लिए एक समान जो है कानून यहां पर हमारे देश में जो है लागू है।
क्रिमिनल मामले में क्या है, सभी लोगों के लिए जो है यूनिफॉर्म जो है सिविल कोड जो है लागू है, सिविल कोड यहाँ पर लागू है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है सभी नागरिकों के लिए जो है एक जैसा कानून यहाँ पर लागू है। किस मामले में, अगर आप देखेंगे क्रिमिनल मामले में तो। और वहीं अगर आप चल जाते हैं सिविल लॉ में, अगर यहाँ पर दीवानी मामले में अगर हम चल जाते हैं तो यहाँ आपको कानून एक समान देखने को नहीं मिलेगा। सिविल लॉ को कहते हैं हम लोग दीवानी कानून, क्या कहते हैं, दीवानी कानून, ठीक है ना, दीवानी कानून। तो यहां अगर आप चल जाते हैं तो सिविल लॉ में जो है यहां पर आपको कानून सबके लिए बराबर नहीं दिखेगा, एक जैसा नहीं दिखेगा। यहां पर सभी धर्मों के लोगों के लिए जो है अलग अलग लॉ बना हुआ है। हिंदू, मुस्लिम और जो फारसी है, जो क्रिश्चियन है, इन लोगों के लिए अलग अलग जो है कानून बना हुआ है। और जो बुद्धिस्ट है, जो जैन है, जो सिख है, इन लोगों के लिए जो है हिंदू लॉ ही जो है गिनती किए जाते हैं, यानी हिंदू लोग के अंतर्गत ही जो है रखा गया है बुद्धिस्ट को और जैन धर्म को और जो है सिख को। बाकी बात फारसी के लिए देख लीजिए अलग कानून है, क्रिश्चियन लोगों के लिए अलग कानून है और जो है मुस्लिम लोगों के लिए अलग कानून है। तो क्रिमिनल मामले में यानी कि मार धावा जो चीज होता है, गाली गलौज, जो चोरी वगैरह जो काम होता है, आतंकवादी जो कृत्य होते हैं, ये सारी चीजें में जो है जिसमें सजा के प्रावधान किए गए हैं, वो कानून में क्रिमिनल मामले में जो है कानून सब के लिए समान है। लेकिन आप दीवानी मामले में चले जाएंगे, यानी कि शादी, विवाह, तलाक, संपत्ति का बंटवारा से जुड़ा हुआ अगर आप ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सभी धर्मों के लोगों के लिए जो है अलग अलग कानून बना हुआ है। अब इसी चीज को, इसी जो सिविल लॉ है, ये जो दीवानी कानून है, इसी दीवानी कानून को जो है एक समान जो है करना चाह रहे हैं हमारी सरकार। इसी जो है दीवानी कानून को जो है एक समान करने जा रहा है। मतलब जो हिंदुओं के लिए अलग कानून बना हुआ है उस कानून को खत्म करना चाह रहा है, जो मुस्लिम के लिए अलग कानून बना है वो कानून को खत्म करना चाह रहा है, जो क्रिश्चियन लोगों के लिए अलग कानून बना हुआ है उस कानून को खत्म करना चाह रहा है, जो फारसी लोगों के लिए अलग कानून बना हुआ उस कानून को खत्म करना चाह रहा है, और साथ में मर्ज करके जो है एक ही कानून जो है बना दिया जाएगा और वो सिविल कानून जो है सभी धर्म के लोगों के ऊपर लागू होगा। चाहे वो तलाक से जुड़ा हुआ मामला हो, शादी विवाह से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे संपत्ति के बंटवारे से कोई मामला हो, या जो गोद लेने की मामला हो, चाहे गुजारा भत्ता से संबंधित जो है कोई कानून हो, ये सारे कानून जो है सिविल मामले में जो कानून आते हैं, ये सारा कानून जो है सभी नागरिकों के ऊपर एक समान लागू होगा। यही साथियों जो है केंद्र सरकार लाना चाहती है और सुप्रीम कोर्ट यही चीज को लाने का निर्देश दिए गए। अब आपको मैं समझाता हूं, थोड़ा सा समझिए डिटेल से। देखिए जब ये सिविल लॉ आ जाएंगे तो हिंदू मैरिज एक्ट जो कानून बना हुआ है, हिंदू मैरिज एक्ट जो कानून बना हुआ है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ये जो कानून बना हुआ है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, ये क्या कर दिए जाएंगे, ये भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो बुद्धिस्ट जैन लोगों का जो विवाह होते हैं, शादी होते हैं, ये कानून खत्म हो जाएगी। इसके साथ साथ जो हिंदू सक्सेशन एक्ट जो बना हुआ कानून, हिंदू जो सक्सेशन जो एक्ट बना हुआ जो कानून है, एक्ट 1956, जिसमें जो है संपत्ति के बंटवारा को लेकर इसमें प्रावधान किए गए हैं कि हिंदू धर्म के महिलाओं को पुरुषों के बीच में संपत्ति का बंटवारा कैसे होंगे, इसके बारे में जो प्रावधान किए गए हैं, इसे भी जो है खत्म कर दिए जाएंगे। इसके साथ साथ जो मुस्लिम लोगों के लिए जो अलग से कानून बना हुआ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937, ये जो कानून बना हुआ है उस कानून को भी खत्म कर देंगे। अगर आप मुस्लिम धर्म में अगर देखे जाए तो मुस्लिम धर्म में जो कानून बना हुआ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937, ये जो कानून बना हुआ है, जिस कानून के तहत मुस्लिम धर्म में क्या होते हैं, संपत्तियों का बंटवारा होता है। अगर आप हिंदू सक्सेशन एक्ट में अगर आप देखेंगे तो यहां पर संपत्तियों के बंटवारे के बारे में यह प्रोविजन किया गया है कि अगर एक संपत्ति हो माता पिता का, तो उसके संपत्ति में जो है बेटियों को भी समान संपत्ति का अधिकार होगा और बेटों को भी समान संपत्ति का अधिकार होगा। लेकिन वहीं अगर आप हिंदू का, मुस्लिम का अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ देखते हैं तो इसमें ऐसा प्रावधान नहीं। इसमें यह प्रावधान किए गए हैं कि जो महिला होगा वो महिला को जो है
पुरुष का दोगुना जो है मिलेंगे, महिला को जितना संपत्ति मिलेगा उससे दोगुना जो है किसको मिलेंगे, पुरुष को मिलेंगे। तो यहाँ पर भेदभाव देखने को मिलता है। तो ऐसे में जो है लिंग के आधार पर कहीं ना कहीं भेदभाव को देखा जाता है। अगर हिंदू धर्म में आप देखेंगे तो हिंदू सोशल एक्ट के तहत महिलाओं को समान जो है संपत्ति में अधिकार मिलता है, जितना पुरुष को मिलता है, जितना बेटा को मिलता है उतना बेटी को भी। लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो बेटा को दोगुना मिलता है, बेटी को आधा मिलता है उसका संपत्ति। तो इसी चीजों के लिए जो है कानून एक समान करने जा रहा है भैया सरकार। अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आएंगे तो सबके लिए एक समान कानून लागू हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट आप देखेंगे तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो विवाह का जो कानून है, उसी प्रकार से अगर मुस्लिम में देखते हैं तो मुस्लिम मैरिज एक्ट जो कानून बना हुआ है, मुस्लिम मैरिज एक्ट में जो कानून बना हुआ है, मुस्लिम मैरिज एक्ट जो कानून बना हुआ है 1939, इस कानून में भी जो है मुस्लिम का विवाह से संबंधित जो प्रावधान किए गए वो बहुत ही उल्टा सीधा है, जिसमें जो है मुस्लिम महिलाओं को शादी के बारे में जो है 14 वर्ष जो है 16 वर्ष जो है उसका उम्र को निर्धारण किया गया है, इसमें ये प्रावधान किए गए हैं। हालांकि 2006 में जब जो है प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 जब आया कानून, इसके बाद जो है सभी धर्म के लोगों को जो विवाह का उम्र जो है 18 21 कर दिए गए बाद में। लेकिन आप मुस्लिम मैरिज एक्ट में अलग था प्रावधान। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट जो 1872 है, अगर आप देखेंगे इसी प्रकार से इंडियन जो है क्रिश्चियन जो है मैरिज एक्ट जो है अलग यहाँ पर कानून बना हुआ है 1872, ठीक ना, अलग कानून यहाँ बना हुआ है। इसी प्रकार से जो है संपत्ति के बंटवारा करने के लिए अलग नियम यहाँ लागू होते हैं। और साथ ही साथ जो है डाइवोर्स लेने के लिए, तलाक लेने के लिए जो है यहाँ पर अलग जो है कानून बना हुआ है, अलग कानून यहाँ पर बना हुआ है। क्रिश्चियन डाइवोर्स एक्ट जो है यहाँ पर अलग से यहाँ पर जो है कानून बना हुआ है 1869 में। तो यहाँ पर साथियों जो अगर आप देखेंगे क्रिश्चियन धर्म में भी जो है अलग अलग कानून बना हुआ है, अलग अलग यहाँ पर कानून बना हुआ है। हिंदू धर्म में अलग कानून बना हुआ है, क्रिश्चियन धर्म में अलग कानून बना हुआ है। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो पारसी में, जो फारसी धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, तो उनके लिए भी जो है अलग कानून बना हुआ है। फारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936 साथियों ये कानून बना हुआ है। और इसी कानून के तहत पारसी धर्म में जो है शादी, विवाह, तलाक वगैरह होते हैं। तो अगर भारत में देखा जाए तो एक अलग अलग कानून जो है यहाँ पर बना हुआ है, यानी कि सिविल मामले में शादी विवाह को लेकर, तलाक को लेकर, यानी कि संपत्ति का बंटवारा को लेकर, या गुजारा भत्ता से जुड़े हुए अगर मामला हो, तो ऐसे मामले पे अगर देखा जाए तो सभी धर्म के लोगों के लिए, यानी कि मुस्लिम लोगों के लिए, हिंदू लोगों के लिए, क्रिश्चियन लोगों के लिए, पारसी लोगों के लिए अलग अलग यहाँ पर कानून बना हुआ है। हालांकि जो हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू ससन एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में हमारे जैन को भी रखा गया, बुद्धिस्ट को भी रखे गए हैं, और हिंदू और सिख को भी रखे गए हैं। लेकिन उसके अलावा जो बच गए वो सारे लोगों के लिए अलग अलग देख सकते हैं कानून बना हुआ है। और इसमें होता क्या, ये जो अलग अलग कानून बना हुआ है ना, इस कानून में जो है महिलाओं का जो अधिकार है उस अधिकारों से जो है वंचित किया गया है। सिर्फ अगर आप देख लें इंडियन क्रिश्चियन जो एक्ट है 1872, इस कानून में ही सिर्फ जो है आपको जो हिंदू मैरिज एक्ट में जो प्रावधान किए गए सेम है, इसी प्रकार का प्रावधान जो है इंडियन जो क्रिश्चियन एक्ट है उसमें भी किया गया है। यानी इंडियन क्रिश्चियन एक्ट के तहत जो संपत्ति का बंटवारा महिलाओं को पुरुषों के बीच में एक समान रखा गया है, बिल्कुल वैसा ही जो है हिंदू मैरिज एक्ट में भी आपको देखने को मिलेगा। तो अगर इस प्रकार से अगर देख लिया जाए इंडियन क्रिश्चियन एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट, तो ये सारी चीजों में जो है आपको कानून एक समान दिखाई पड़ेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर आप और धर्मों में देखेंगे तो आपको काफी डिफरेंट आपको दिखाई पड़ेंगे। तो जब भैया इंडियन क्रिश्चियन एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट में एक जैसा है, तो क्यों नहीं इसको मर्ज कर दिया जाए एक साथ में। और साथ ही साथ जो यहाँ पर मुस्लिम महिलाओं का जो अधिकार छीना जा रहा है, उस अधिकार को जो है क्यों छीनने दे भाई, क्योंकि भारत का संविधान का जो आर्टिकल है, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 14 है, उसमें समान नागरिक संहिता की बात किए गए हैं, समानता की यहाँ पर बात किए गए हैं। आर्टिकल जो 15 है
जिस आर्टिकल 15 के तहत धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव को जो है रोकता है। तो फिर भैया यहाँ पर जो है धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव क्यों होगी? तो इसलिए साथियों कई सारे मुस्लिम महिला भी जो है सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन कई बार लगा चुके हैं कि भारत में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए। ये जो है मुस्लिम महिला लोग भी पिटीशन लगा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में कई बार पिटीशन भी लग चुका है कि समान नागरिक संहिता लागू किया जाए। और समान नागरिक संहिता लागू हो जाएंगे तो ये जो सिविल जो कानून है, जो सिविल मामले का जो कानून है, उन सभी लोगों के ऊपर समान कानून लागू हो जाएंगे। हालांकि जो है प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 का जब कानून आई, इसके बाद जो है सभी धर्म के महिलाओं की और पुरुषों की शादी का जो विवाह का जो तय जो उम्र किया गया वो 18 साल महिला को और पुरुष को 21 साल किया गया। वरना महिलाओं के साथ और भी जो है शोषण सदियों से हो रहे थे। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू हो जाता है तो ये सभी धर्मों के लिए जो अलग अलग आप कानून देख रहे हैं, ये कानून को खत्म करके जो है एक ही किताबों में लिख दिए जाएंगे और सभी धर्मों के लिए एक जैसा कानून जो है लागू हो जाएगा। चाहे वो संपत्ति का बंटवारा का मामला हो, चाहे गुजारा भत्ता से जुड़े हुए मामला हो, चाहे विवाह से जुड़े हुए मामला हो, गोद लेने से जुड़े हुए मामला हो, चाहे तलाक से लेने वाले मामला जुड़ा हो, ये किसी प्रकार का भी कोई मामला हो सिविल का, वो सारा मामला जो है आपको जो है एक ही किताबों में, एक ही लॉ में आपको देखने को मिलेगा। ऐसे में होता क्या है, जब ये मामला जाता है ना कोर्ट, तो फिर जो है अलग बेंच बैठनी पड़ती है, क्योंकि अलग अलग धर्म के लोगों के लिए भैया अलग अलग कानून बनाया हुआ है। तो एक स्पेशल जो है उसके लिए जस्टिस जो है बैठना पड़ता है बेंच में और सुनवाई करना पड़ता है, जिनको उस किताब के बारे में, उस लोग के बारे में ज्यादा जानकारी होगा उसको स्पेशल। अगर भारत में एक कानून अगर लागू होगा तो फिर अलग अलग मगजमारी भी नहीं होगा। तो इसलिए जो है ना यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना बेहद ज्यादा जरूरी है। और बाकी बात जो डर रहे हैं लोग कि SC/ST एक्ट खत्म हो जाएगा, तो ये SC/ST एक्ट में जो है कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि SC/ST एक्ट जो है एक क्रिमिनल मामला है। क्या है? एक क्रिमिनल मामले में SC/ST एक्ट को रखा गया है कि जब किसी व्यक्ति के साथ जो जाति के आधार पर भेदभाव करता है, डिस्क्रिमिनेशन करता है, तो वैसे स्थिति में जो है उस व्यक्ति को सबक सिखाने के लिए SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज किए जाते हैं। तो वो जो है एक सिविल मामला नहीं, बल्कि SC/ST एक्ट जो बनाया गया है वो क्रिमिनल जो है, क्रिमिनल ऑफेंस को, क्रिमिनल एक्टिविटी को देखते हुए जो है SC/ST एक्ट को बनाया गया है। तो SC/ST एक्ट जो है सिविल मामले के अंतर्गत नहीं आता है, वो एक क्रिमिनल मामले में आते हैं, या एक क्रिमिनल एक्ट है। इसीलिए जो है SC/ST एक्ट में कुछ बदलाव होने वाला नहीं है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि SC/ST एक्ट में जो है बदलाव हो जाएगी, तो SC/ST एक्ट में कुछ बदलाव होने वाली नहीं है। ठीक है। बाकी बात जो आप कुछ वो माइनॉरिटी समुदाय के लोग कह रहे हैं कि भैया आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 के तहत जो मुस्लिम लोगों के लिए जो अलग से जो है विद्यालय वगैरह चलाने के जो अधिकार दिए हैं, संस्थान चलाने का जो अधिकार है, क्या वो खत्म हो जाएगी? तो भैया वो भी खत्म नहीं होगी, लेकिन उस कॉलेज, उस यूनिवर्सिटी, उस पाठशाले, उस जो है जगह पर जो है सभी धर्म के लोग वहां पर जाके पढ़ेंगे। ये अधिकार होने वाला है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाते हैं तो सभी लोग तो खोल सकते हैं भैया, लेकिन वहां पर जो है किसी एक धर्म वाले व्यक्ति को जो है आप टारगेट करके उसे जो पढ़ने से वहां वंचित नहीं कर सकते। अगर कोई हिंदू लोग है जो कि उर्दू पढ़ना चाहता है, तो अगर आपका मदरसा खुला है तो वहां जाके वो पढ़ सकता है, आप उसे रोक नहीं सकते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड साथियों जो है लागू हो जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और मैं इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को समर्थन करता हूं। और बाबा साहब अम्बेडकर जी से महान तो कोई नहीं हो सकता है। जब अम्बेडकर जी को यूनिफॉर्म सिविल कोड अच्छा था लगते थे, तो फिर हमें भी अच्छा लगना चाहिए। बागवती इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।